हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन स्टार्ट कर रहे हैं आईओटी मेंस का डिस्कशन। और फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके पुराने से थे, देखे हुए से कोई बात थे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कहा गया है? इंटीजर पार्ट ऑफ ln x प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ माइनस ln x आपको 1 से लेकर के 8 के बीच में ड्रॉ करना है। ठीक है, तो क्या पता होता है हमें कि जब कभी भी ln x आपका इंटीजर वैल्यू अटेन करेगा, ठीक है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट के अंदर की क्वांटिटी अगर आपकी इंटीजर होगी तो आउटकम आएगा 0, है ना। यही होती है ना। क्वेश्चन नंबर 51 से बात कर रहे हैं हम। तो इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 या फिर दिस इज इक्वल टू -1। 0 कब होता है? व्हेन x इज इंटीजर, और अगर x आपका इंटीजर नहीं है तो फिर ये -1 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ln x जब भी इंटीजर होगा तो आउटकम 0 आएगा। तो ln x कब कब इंटीजर होगा? ठीक है, x की वैल्यू 1 हो जाए, x की वैल्यू e हो जाए, e स्क्वायर हो जाए, है ना। e क्यूब तो फिर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 पे, e पे और e स्क्वायर पे वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ln 1 0, ln e 1 और ln e स्क्वायर इज 2। इन सब पे वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, और बाकी समय -1 होगी। तो फोर्थ ऑप्शन आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। यहां पे बोला जा रहा है x प्लस 2 मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस x, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। x प्लस 1 के लिए बस इतना ही है ना, इज ग्रेटर देन 1, दिस इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसके लिए आपको इनइक्वालिटी के सोल्यूशन वगैरह देखने हैं। तो देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे अपन। पहले तो मॉड से दिक्कत है, तो मॉड के लिए दो केसेस ले लो। केस 1, जबकि x आपका -2 से छोटा है। अगर -2 से छोटा है तो दिस विल कम आउट एज -x -2 प्लस x -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1। x से x साफ हो गया, बाकी यहाँ -3 अपॉन x प्लस 1 -1 is greater than 0. So this will create -4 minus x upon x plus 1 is greater than 0. So this is x plus 4 upon x plus 1 is less than 0. So x belongs to -4 से -1। ठीक है, लेकिन ये सारी कैलकुलेशन हम कब कर रहे थे? इसके लिए। तो हमें क्या करना होगा? इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेना होगा। तो इन दोनों का जब आपने इंटरसेक्शन लिया, x लेस देन -2 एंड x बिलोंग्स टू दिस मच, तो फाइनल सोल्यूशन क्या आया? x बिलोंग्स टू -4 से -2। ये आपका केस 1 का सोल्यूशन हो गया। केस 2 पे आते हैं। केस 2 जब हमारा x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 हो, तो x प्लस 2 x -1 अपॉन x प्लस 1 -1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहां से आ गया आपका 2x प्लस 1, है ना, -x -1 अपॉन x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो ये आपका 1 से 1 साफ बचा, x अपॉन x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो x आपका आया -∞ से -1 यूनियन 0 से ∞। ये हो गया। लेकिन आपको ये चाहिए, ये भी चाहिए, तो इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा? x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 0 से ∞। तो केस 1 से ये आया, केस 2 से ये आया। ठीक है, दोनों को यूनियन कर दे तो -4 से -1 यूनियन 0 से ∞। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका पुराना क्वेश्चन है, पहले आपसे पूछा जा चुका है ये सवाल, है ना। फिर से क्या कहा जा रहा है कि अल्फा बीटा आपके रूट्स हैं और अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस क्यू। तो देखो ये तभी था, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि एक बार पहले कर चुके हैं इसलिए आपको अब आना चाहिए। अगर नहीं आता तो फिर ये आपकी गलती है। ठीक है, पहली बार में अगर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ होता तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ सकते थे इस सवाल को, लेकिन एक बार आप देख चुके हो इस क्वेश्चन को तो फिर आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें, आपके पास अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट आपके पास कितना है? -q, है ना। अल्फा बीटा का प्रोडक्ट है आपका -q के बराबर।
और अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है, सम ऑफ रूट जो है आपका, सम ऑफ रूट्स आपके पास दिया हुआ है माइनस का p प्लस क्यू, ठीक है, माइनस का p प्लस क्यू, सॉरी अल्फा बीटा इज माइनस p प्लस क्यू, है ना, एंड अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स इज p इन फैक्ट, ठीक है। इतनी बात। अब यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, अगर दोनों का सम करें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज कमिंग आउट एज माइनस क्यू, ठीक है, ठीक, 1 ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा एंड दिस विल बिकम 1 माइनस क्यू, ठीक है इतना। अब आपका एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, आपके पास एक्सप्रेशन दिया है अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे आप अगर देखो तो अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस साथ में आ जाएगा आपका क्यू माइनस 1, ठीक है, और फिर साथ में इसी तरीके से बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 1, है ना। तो क्यू माइनस 1 की जगह हम ये रखते हैं पूरा का पूरा, तो अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा, ठीक है, और सेम तरीके से आप यहाँ पे भी रख दो, ठीक है। तो अब देखो अल्फा प्लस 1 ऊपर नीचे कॉमन हो गया, एक बार अल्फा प्लस 1 कट गया, है ना, नीचे बचा अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा प्लस 1 विच इज अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, बीटा प्लस 1 कट जाएगा और नीचे बचेगा आपका बीटा माइनस अल्फा, तो ये कितना बन गया, अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन अच्छा है लेकिन पहले करा हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे कहा जा रहा है कि √3 sin x माइनस cos x इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2 and e स्क्वायर पाई। तो 2e स्क्वायर और पाई में सबसे छोटा कौन है, 2 है ऑब्वियसली, है ना, मिनिमम कहा गया है, और लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 7, इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू माइनस d/4 है, और वो कितनी आएगी, 3 आएगी, ठीक है। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 7 खुद 3 से बड़ा है, ठीक है हमेशा, बाकी है 2e स्क्वायर पाई, तो सबसे छोटा कौन हुआ, 2 हुआ ना, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं इस इक्वेशन की, है ना। अब इसका आपको जनरल सोल्यूशन लिखना है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, साइन एक्स में कन्वर्ट कर लो, मतलब इस 2 को बाहर ले गया एक तरीके से, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, ठीक। तो दिस इज कॉस, इसको अगर कहना चाहो तो लिख सकते हो cos 30 sin x, ठीक है, sin x cos पाई बाई 6 माइनस sin पाई बाई 6 cos x इज इक्वल टू 1। तो ये आपका आ गया sin ओवर x माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो x माइनस पाई बाई 6 आपका कितने के बराबर है, ये है आपका n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 2 के बराबर। तो x कितना आ गया, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, ठीक है। अब इसी को अगर cos में कोई करता तो इसको लिख देते हैं अपन sin 60, तो ये आ जाता आपका cos ओवर, ठीक है, cos ओवर x प्लस 60 इज इक्वल टू -1, क्या जाता, cos ओवर x प्लस 60 इज इक्वल टू -1, और फिर x प्लस पाई बाई 3 आपका कितना हो जाता, 2n पाई, ठीक है। तो फिर x की वैल्यू यहाँ से निकल कर के आ जाती 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 3 या फिर -4 पाई बाई 3, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए, 55 में क्या कहा जा रहा है, sin x प्लस cos x इज इक्वल टू √1y प्लस 1/y, बाउंडेडनेस, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन देखते ही साथ, क्योंकि sin x प्लस cos x आपका हमेशा √2, ठीक है, sin x प्लस cos x आपका हमेशा कैसा होगा, √2 से छोटा या बराबर होगा। y प्लस 1/y, ठीक है, y प्लस 1/y के बारे में क्या पता होता है, y आपको पॉजिटिव रखना ही पड़ेगा क्योंकि अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव नहीं हो सकती। सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 अगर y आपका पॉजिटिव है तो।
ठीक है, तो अंडर रूट आप लोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी रूट 2 से हमेशा छोटी है, ये हमेशा रूट 2 से बड़ी है, तो फिर बराबर होने की कंडीशन क्या है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आपका खुद रूट 2 के बराबर हो जाए और y प्लस 1 बाई वाई आपका 2 के बराबर हो जाए, मतलब y को 1 होना पड़ेगा, ठीक है, और x को आपका पाई बाई 4 होना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए क्या बोला गया, a क्यूब कॉस b माइनस सी, बी क्यूब कॉस सी माइनस ए, सी क्यूब कॉस ए माइनस बी। a क्यूब कॉस b माइनस सी का समेशन यही करना है, ठीक है, देखते हैं अपन, ठीक। इसको हमने a स्क्वायर लगाया है ना, और a कॉस b माइनस सी को लिख दिया हमने, a को लिख दिया हमने 2r साइन ए, 2r बाहर ले लो, साइन ए कॉस b माइनस सी, ठीक है, r, ठीक, समेशन ओवर a स्क्वायर, 2 साइन ए कॉस b माइनस सी अंदर है, तो 2 साइन ए को मैं लिख देता हूं 2 साइन b प्लस सी, तो साइन 2b प्लस साइन 2c हो जाएगा। क्या किया, a को रख दिया मैंने b प्लस सी, 180 माइनस b प्लस सी लिख सकता हूं ना, a की जगह पे 180 माइनस b प्लस सी, ठीक है, तो साइन b प्लस सी कॉस b माइनस सी, और 2 और अंदर चला गया, तो 2 साइन b प्लस सी कॉस b माइनस सी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, साइन 2b प्लस साइन 2c। नेक्स्ट ये a स्क्वायर के साथ में आ गया, ठीक है, a स्क्वायर साइन 2b प्लस साइन 2c, एक और में आएगा इसी तरीके से, तो r तो चलो ठीक है, यहां से 2 साइन b कॉस b और a स्क्वायर, 2 साइन b कॉस b a स्क्वायर, और इसी तरीके से आपका 2 साइन सी कॉस सी ए स्क्वायर, है ना, ठीक है। समेशन को अगर मैं अंदर डाल दूं, ठीक, तो 2r साइन, समेशन के अंदर r को डाल दूं तो 2r साइन b आपका b हो जाएगा, तो a स्क्वायर के साथ में क्या आ गया, b cos b आया, 2r साइन b is b, similarly 2r साइन c is c, so this is c cos c, ठीक है। तो ये टर्म आपकी बनी पहले वाली, दूसरे वाली टर्म क्या बन जाएगी, दूसरे वाली टर्म सिमिलरली होगी, मतलब ये ऐसा है, तो अगर हम सबको ओपन करके लिखें तो a स्क्वायर b cos b प्लस c cos c प्लस b स्क्वायर a cos a प्लस c cos c, ठीक है, प्लस c स्क्वायर a cos a प्लस b cos b, अब ऐड कर दीजिए। अब इसको ऐड आपने कर दिया तो इसको और इसको ऐड करिएगा तो क्या आएगा, ए बी कॉमन, a cos b प्लस b cos a, फिर सिमिलरली ये वाली टर्म को, मतलब a स्क्वायर c cos c को c स्क्वायर a cos a के साथ लोगे तो a cos c प्लस c cos a, और बाकी बची हुई टर्म को लोगे तो क्या आएगा, bc b cos c प्लस c cos b। प्रोजेक्शन फॉर्मूला लगा दें, ये आपका C है, ये आपका B है, ये आपका A है, दिस इज 3ABC, ठीक है, ये आपका 56 का आंसर हो जाए। 57th क्वेश्चन में आप देखिए आपके पास जो टर्म्स लिखे गए हैं वो सब AP में है, इनमें से भी देखें आप तो AB स्क्वायर C क्यूब आपका कॉमन है ना, AB स्क्वायर C क्यूब प्लस A क्यूब B रेज टू पावर 4 C रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 2A स्क्वायर B क्यूब C रेज टू पावर, है ना। तो अगर आप ए बी स्क्वायर सी क्यूब से डिवाइड कर दो तो ये बनेगा 1, ये आ जाएगा आपका ए बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab इससे क्या पता चला, ये से देख सकते हो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abc प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो abc माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा है तो abc 1 हो गया, am लगा दें, ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यहाँ से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए क्या बोला गया, 58 में r प्लस 2 अपॉन r प्लस 1 NCR,
समेशन ओवर r प्लस 2 अपॉन r प्लस 1 इंटू एन सी आर। आर आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? 0 से n तक। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 इंटू एन सी आर लिख सकते हैं। r आपका 0 से लेके n तक है, समेशन ओवर एन सी आर प्लस समेशन ओवर एन सी आर अपॉन r प्लस 1 लिख सकते हैं। r इक्वल टू 0 से n, यहाँ पे भी 0 से n, एन सी 0 से एन सी एन तक का सम कितना हो जाएगा? इसकी बात कर रहा हूँ केवल, यही है ना, एन सी 0 से एन सी एन, तो 2 की पावर n प्लस समेशन ओवर इसकी बात करें एन सी आर अपॉन आर प्लस 1 कितना हो जाता है? n प्लस 1 सी आर प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। r कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके n तक, तो 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 बाहर, n प्लस 1 सी 1 से कहानी शुरू हो रही है, r को 0 रखोगे तो 1 से आएगा, कहाँ तक? n प्लस 1 तक। तो सब कुछ रहता तो 2 की पावर n प्लस 1 हो जाता, क्या नहीं है? n प्लस 1 सी 0 नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसको कंपेयर कर लो अब। 59 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? एक तो 2 b c और 4। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि आपके पास 4 डिजिट का नंबर है ना, 3 का मल्टीपल भी चाहिए, ठीक ऐसा है, तो ए बी के लिए आप क्या कर सकते हो? ए बी के लिए आपके पास चॉइसेस क्या क्या रहेगी कि इसको आप या तो 2 ले सकते हैं, ए विल बी मतलब या तो 2 हो जाएगा या तो 3 हो जाएगा। ठीक है, ए के लिए आपके पास 2 चॉइसेस हैं, 2 और 3। ठीक है, अब बी सी पे आते हैं। बी सी आपका यहीं से आना है, इस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हैं। तो बी सी के लिए क्या चांसेस हैं आपके पास कि बी सी आपका 23 हो जाए, है ना, 34 हो जाए। ठीक है, 23, 34 या फिर 24, ये बी सी हो सकता है ना। और फिर आपके पास बचता है कि डी आपका ऐसा लो सो दैट कि ये 3 से डिविजिबल हो। मतलब ए को अगर आपने 2 ले लिया है ना, बी सी को आपने 23 लिया, तो 2 + 2 + 3 7 हो गया, और डी और ऐड होगा, 7 में डी ऐड होगा, सो दैट कि होल क्वांटिटी इज डिविजिबल बाई 3। 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट यही है ना कि सबका सम 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 2 2 3 का सम 7 हो गया। तो डी के लिए क्या चॉइस बचती है? डी कैन बी 2, डी कैन बी 5, डी कैन बी 8। फिर इसी तरीके से इस केस में देखिए 2 3 5 और 5 और 4 9, डी कैन बी 3, डी कैन बी 6। ठीक है, 0 इसमें है क्या अलाउड? तो हाँ जी, 0 भी अलाउड है ना। तो 3 6 9 और 0 हो जाएंगे। 2 2 4 4 8, 8 के साथ में डी क्या हो सकता है? 7 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, अब a = 3 के लिए आ जाइए। a = 3 के लिए भी BC के ही ऑप्शंस हैं। BC में भी 23, 34, 24, तो 3 और यहाँ से 5 8 है ना। तो D के लिए क्या होगा? 7 4 1, यहाँ पे 3 3 6 4 10, तो D के लिए 2 5 8, 3 2 5 4 9, तो 3 6 9। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज आपके पास आ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे कहा जा रहा है कि 4n + 1 टाइप के नंबर्स आपको चाहिए। तो 2 स्क्वायर है, 3 क्यूब है, 5⁻³ है, 7⁻5 है ना। तो अब आप इसमें से देखो, अगर 4n + 1 टाइप का नंबर होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब कि वो 5 से स्टार्ट होगा, 5 9 इस तरीके की चीजें हो सकती हैं ना। 1 नहीं है, समझ में आ रही बात? हमें 1 को काउंट नहीं करना, बिकॉज फॉर दैट n शुड बी इक्वल टू 0 विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो अब आप देखो, अगर आप 4n + 1 की बात करते हो तो इसका मतलब वो कैसा होना चाहिए? ऑड तो है ही 4n + 1। तो अगर आपको ऑड चाहिए तो इसका मतलब 2 की पावर आपको पक्का क्या है कि 2 की पावर आप 0 ही यूज कर सकते हो, अदरवाइज तो वो इवन हो जाएगा। तो इसका मतलब कि यहां से आपको फिक्स है कि 2 की पावर 0 ही उठाना है। 4n + 1 बनाने के लिए 2 की पावर 0 को ही यूज करना है। भाई डिवाइजर क्या होंगे? 2 की कुछ पावर हो 2 से छोटी, 3 की कुछ पावर हो 3 या 3 से छोटी, 5 की पावर हो 3 या 3 से छोटी, और 7 की पावर हो 5 या 5 से छोटी। वही डिवाइजर का काम करेगा। तो हमने कहा कि इसके लिए तो फिक्स है ना कि इसको तो हमें 2 की पावर 0 ही रखना पड़ेगा,
है ना, यहां से 2 की पावर 0 ही उठाना पड़ेगा। अच्छा 5 की कोई भी पावर देखें, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, है ना, सभी कैसे होते हैं 4n+1 टाइप के होते हैं। तो इसका मतलब कि ये वाला 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3 चारों ही केसेस यहां पे एक्सेप्टेबल है। 3 और 7 का देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि 3 और 7 में अगर हम देखें कि दोनों के अगर हम इवन पावर्स यूज करें तो देखो 3 स्क्वायर या 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 4n+1 टाइप का है, 3 स्क्वायर भी कैसा है 4n+1 टाइप का है। तो यहां से आप 3 की पावर 0 और 3 की पावर 2 यूज कर लो और उस समय पे आप 7 की भी इवन पावर्स यूज कर लो, ठीक है। 7 की इवन पावर्स मतलब 7 की पावर 0, 7 की पावर 2, 7 की पावर 4। ये सभी कैसे हैं आपके, ये सभी केसेस ऐसे हैं जिसमें आप इवन मतलब ये भी 4n+1, ये भी 4n+1 टाइप का, ये भी 4n+1 टाइप का। ये तो इसका मतलब हुआ कि इस केस के लिए कितने तरीके हो गए, 2 की पावर चूज करने का एक तरीका, 3 की पावर चूज करने के 2 तरीके, 5 की पावर चूज करने के 4 तरीके और 7 की पावर चूज करने के 3 तरीके, ठीक है। लेकिन इसमें एक ऐसा केस आ जाएगा जबकि आप 2 की पावर 0, 5 की पावर 0, इसकी पावर 0, इसकी पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा वो डिवाइजर, सबकी 0 0 पावर चूज कर लो। तो एक डिवाइजर इसमें 1 भी काउंटेड है तो उसको हटा देते हैं। कितने हो गए ये 23 वेज हो गए, ठीक। अब देखो इसके अलावा भी क्या हो सकता है, 2 की पावर 0 रह सकेगी, 5 की पावर चूज करने के आपके पास 4 तरीके रहेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 की पावर चूज करने में देखो, 3 की पावर चूज करने में आप 3 की पावर 1 चूज कर लो अगर, और इसमें से भी आप इवन उठा लो, सॉरी ऑड उठा लो, 7 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1 मिलकर के कैसे हो जाएंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4n+1 टाइप का। 3 इंटू 7 की पावर 3 अगेन 4n+1 टाइप का, है ना। तो इसकी बात हम कर रहे हैं कि अगर हमने इवन वाले चूज किए तब क्या होगा, है ना। तो ऑड वाले, इवन वाले तो यहां पे हमने चूज कर लिए थे, ठीक है। 7 की पावर 5 भी यहां पे पॉसिबल है, ओके। 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, ठीक है। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा ये 4n+1 टाइप का हो जाएगा, ये 4n+1 है ही और ये भी कैसे हैं 4n+1 टाइप के हैं। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे कितने वेज हुए, 2 की पावर चूज करने का एक तरीका, 3 की पावर चूज करने के 2 तरीके, 5 की पावर चूज करने के 4 तरीके और 7 की पावर चूज करने के 3 तरीके, है ना। इसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि हम सब में से 0 0 चूज करें, क्योंकि 3 की पावर और 7 की पावर तो 1 कम से कम रहेगी ही रहेगी। मतलब यहाँ पे डिवाइजर 1 नहीं हो सकता। डिवाइजर 1 कब बन सकता था, जब सबकी पावर्स 0 हो, सबकी पावर्स यहाँ 0 है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हमें अलग से ये एक केस सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। सो 24 वेज फॉर दिस। तो टोटल 23 यहाँ पे, 24 यहाँ पे, ओवरऑल 47 वेज हो जाएंगे। क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक है, लेकिन पहले तुमने पिछले टेस्ट में किया हुआ है। 61 इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कहा जा रहा है, 0 0 ओके 2 0 और तुम्हारे पास है ओके तो 2 यूनिट्स है ना। तो अब यहां पे देख सकते हो कि एबीसी ट्रायंगल जो है तुम्हारा कैसा है, एबीसी ट्रायंगल तुम्हारा इक्विलेटरल है ना। एबीसी ट्रायंगल तुम्हारा कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और अगर एबीसी इक्विलेटरल है तो चाहे इन सेंटर कहो चाहे ऑर्थो सेंटर कहो, बात तो बराबर ही है, सेंट्रॉइड ही है ना। तो इन सेंटर ये रहा, मान लो ए, सॉरी ये मान लिया मैंने बी है, ये मान लिया सी है, ये मान लिया ए है, ठीक है। तो ए आई बी का एरिया कहें, ए आई बी का चाहे ए एच बी का, बात बराबर ही है, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल ए आई बी का एरिया, ए आई बी कहो या ए जी बी कहो, बिकॉज आई इज ऑल्सो सेंट्रॉइड, डिवाइडेड बाई ट्रायंगल सी आई ए, तो सी आई ए कहो या फिर ट्रायंगल सी जी बी कहो, बात बराबर ही है। तो ये दोनों तो कट ही जाएंगे, बिकॉज ए और ये सेंट्रॉइड अगर है तो ए जी बी और सी जी बी का एरिया जो है वो कैसा होगा, बराबर ही होगा। तो ये दोनों तो कट गए, बचा कितना 2:1, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 62 में कई लोगों को दिक्कत आई होगी, ये तुम्हारा थोड़ा सा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज करके है ना। देख लेते हैं एक बार, x प्लस ए वाई प्लस ए बी एक्स प्लस वाई प्लस बी सी एक्स प्लस सी वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0 आर कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंसी के लिए हमने कहा था कि अगर तीन लाइनें कॉन्करेंट हैं तो उनका जो डेल्टा होगा वो 0 के बराबर होगा, बट वाइस वर्सा वाज नॉट ट्रू कि अगर कोई चीजों का डेल्टा 0 के बराबर है तो वो लाइनें कॉन्करेंट होंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कॉन्करेंट है तो डेल्टा 0 के बराबर होना चाहिए। तो x का कोफिशिएंट 1, फिर y का कोफिशिएंट a, फिर a, फिर यहाँ पे b1 b c1, ये चीज 0 के बराबर आ रही है आपकी, ठीक है। अब इसको आपको फॉर्म करना है a अपॉन a माइनस वन, b अपॉन b माइनस वन और c अपॉन c माइनस वन। तो अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली अगर करने जाओगे तो थोड़ा सा फंसोगे, तुम्हें डिटर्मिनेंट्स ही ट्राई करने पड़ेंगे, कई लोगों को उसकी प्रॉपर्टीज का सही से अंदाजा नहीं है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। कॉलम 1 रिप्लेस्ड बाई अपन डाल देते हैं कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, ठीक, 1 माइनस ए, ठीक है। और सिमिलरली इधर भी कॉलम 2 रिप्लेस्ड बाई कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर देता हूँ। तो यहाँ पे a माइनस ए आ जाएगा 0 और यहाँ पे a, फिर यहाँ पे b माइनस 1, 1 माइनस b और b, यहाँ पे 0, यहाँ पे c माइनस 1 और 1, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आप एक्सपेंड करते हो, ठीक है, इस डिटरमिनेंट को ओपन करते हो तो 1 माइनस a आएगा, फिर आपके पास बचेगा 1 माइनस b इंटू 1 माइनस बी सी प्लस b, 0 के साथ सब खत्म, बाकी a के साथ कितना आएगा बी सी माइनस बी माइनस सी प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहां से तुम्हारा b खत्म हो गया है ना, तो क्या आ रहा है 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी सी प्लस ए इंटू, ये हो गया आपका 1 माइनस बी 1 माइनस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ए सी नहीं सॉरी ए, ओके। हमें a अपॉन a माइनस 1 प्लस b अपॉन b माइनस 1 प्लस c अपॉन c माइनस 1 ये जनरेट करना था। तो यहां से अगर देखें 1 माइनस a 1 माइनस बी सी इज इक्वल टू माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, ठीक है। तो a अपॉन 1 माइनस ए जनरेट किया जा सकता है, a अपॉन a माइनस 1 है ना, इसके नीचे अगर इसको भेज दूं मैं तो इधर आ जाएगा माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए, या फिर लिख दूं a अपॉन a माइनस 1, ठीक है। और इधर आ जाएगा फिर आपका 1 माइनस बी सी अपॉन 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस, ठीक है, ठीक है। अब इसको तुम a अपॉन a माइनस 1 तुम्हें मिल चुका है, उसको रख दो इसके टर्म्स में, ठीक है, और बाकी के साथ एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से आसानी से। क्वेश्चन नंबर 63 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला गया, सर्कल हैविंग सेंटर एट अल्फा बीटा एंड रेडियस r कंप्लीटली लाइज विद इन टू लाइंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, यही है। इसके बीच में कहीं पे सर्कल तुम्हारा एग्जिस्ट करता है, मान लो कि ये एग्जिस्ट कर गया, मान लो यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो अल्फा बीटा ये पॉइंट्स हैं, ये मान लो रेडियस रहा r, ठीक। तो अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 क्या है भाई, ये लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये लाइन की है x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा बीटा से अगर इस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर देखें तो कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 बाई रूट 2, ठीक है। और इस लाइन पे अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाई रूट 2, ठीक है। ये जो भी डिस्टेंस होगी, ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ तक की r से तो छोटी ही होगी ना, इस पॉइंट से यहाँ पे लेंथ जो परपेंडिकुलर डालोगे, सॉरी वो r से तो बड़ी ही होगी ना, बिकॉज सर्कल तो पूरा अंदर में ही लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 बाई रूट 2, ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, दिस शुड बी ग्रेटर देन r। Similarly, alpha plus beta minus 2 divided by root 2 is also greater than r। तो इसका मतलब चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, दोनों ही कैसे होंगे, हमेशा r रूट 2 से बड़े ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 64 देखो क्या कहा जा रहा है। 64 में तुम्हारे पास अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू
√4x-1। तो दोनों साइड स्क्वायर अगर हम कर लें तो यहाँ पे मिल जाएगा तुम्हें x+1, यहाँ पे मिल जाएगा x-1 और माइनस हो जाएगा साथ में -2√x² -1 = 4x-1। तो 1 तो यहाँ ठीक है, कट गया, 2x है ना, 2x आया और यहाँ पे -2√x² -1 = 2x-1 ऐसा हो जाएगा, है ना। फिर अगर आप दोनों साइड स्क्वायर करने जाते हो तो आपको मिलेगा 4 × x² - 1 = 4x² - 4x+1। 4x² साफ, बाकी बचा आपके पास 4x = 5, x = 5/4, है ना। लेकिन चूंकि हमने स्क्वायरिंग करी है तो जरूरी नहीं कि जो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा हो एक्चुअली वैलिड हो। हमें क्या करना चाहिए, वापस से क्रॉस चेक करना चाहिए। तो जब आप ओरिजिनल इक्वेशन में ले जाकर के x = 5/4 को क्रॉस चेक करते हो तो क्या आएगा, पहले वाली टर्म आएगी 3/2, दूसरे वाली टर्म कितनी आएगी 1/2, है ना, और यहाँ पे कितना हो जा रहा है 2, है ना। तो इसका मतलब कि ये जो दिख रहा था वो एक्चुअली सोल्यूशन है नहीं, तो नो सोल्यूशन, इसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। 65 में देखिए, फोर्थ टर्म is 5/2 and 3 distinct normals to parabola are drawn through a point q, 0। अच्छा, तो p और q के बारे में सोचना है हमें, ओके ठीक है। तो पहले तो अपन फोर्थ टर्म की बात करते हैं। फोर्थ टर्म क्या होगा, nc3 px की पावर में n-3 और 1/x की पावर में 3, है ना, ये हो जाएगा एंड दिस इज कमिंग आउट एज 5/2। तो यहाँ पे देखो, पहले तो x की पावर नहीं है, मतलब समझ सकते हो 5/2 आ रहा है तो इसका मतलब ये x की पावर 0 चाहिए। x की पावर 0 कभी होगी जब, यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, T4 इज कमिंग आउट एज nc3 p⁻n-3 x की पावर n-6। दिस n-6 शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है, तभी तो x की कोई पावर नहीं आ रही। इसका मतलब कि n इक्वल टू कितना है 6 है ना। तो T4 कितना आ गया 6c3, है ना, p3, ठीक है, इसके बराबर होगा एंड दिस इज गिवन एज 5/2। तो 6c3 की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 6 फैक्टोरियल, है ना, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल 720 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल मतलब 20। तो p³ तुम्हारा कितना है 1/8 के बराबर है, p इज 1/2 हो गया इतना, p 1/2। q की बात करते हैं, q, 0 से 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स खींचे गए हैं। तो y² = x की अगर हम बात करें तो इस पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, y = mx - 2am, ये कितना है 1/4, तो 2am - am³ किससे पास कर रहा है, q, 0 से। तो 0 = mq - ½ m - 1/4 m³, ठीक है। तो m = 0 तो होगा ही, मतलब y² = x में q, 0 से अगर कोई नॉर्मल खींच रहे हो तो एक तो m = 0 वाला तो होगा ही होगा, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, कुछ भी q रहे m = 0 तो आएगा ही आएगा। तो यहां से देखते हैं हम कि m = 0 वाला केस एक आएगा क्योंकि m कॉमन है ना, यहां से लिख सकता हूं q - ½ - 1/4 m² = 0। तो m तो एक 0 है, बाकी अगर देखा जाए तो q इज कमिंग आउट एज ½ + 1/4 m² which will obviously be greater than ½। ये वैल्यू आपकी ½ से बड़ी होगी ही होगी, ठीक है। एक तो आप खींच ही चुके हो, बाकी के लिए अगर देखें तो m² पॉजिटिव आएगा, ½ के साथ ऐड होकर के q आपका ½ से बड़ा आ रहा है और ये p जो है ½ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो q है आपका वो बड़ा है इन कंपैरिजन टू p। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहा जा रहा है कि आपके t पॉइंट पे एक पैराबोला के नॉर्मल खींचा गया, वो उसने किसी अदर पॉइंट कैपिटल T पे आके कट किया। तो बताया गया था कैपिटल T क्या होगा, -t - 2/t था। T पॉइंट पे खींचा गया नॉर्मल, वापस से कहां पे इंटरसेक्ट करता है, -t - 2/t पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि T की रेंज क्या होगी।
तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो माइनस थोड़ा बाहर कर लेते हैं हम, t प्लस 2/2 इसकी बात करें तो ये AMGM लगा सकते हो। AMGM लगाओगे तो ये वैल्यू कैसी आएगी, 2√2 से बड़ी, अगर t पॉजिटिव है तो 2√2 से बड़ी है ना, t प्लस 2/t डिवाइडेड बाई 2am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ जब t निगेटिव होगा तो ये -√2 से छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब t कहाँ से कहाँ तक गया, t के बारे में हम बोल सकते हैं कि t बिलोंग्स टू -∞ से -2√2, ठीक है, यूनियन 2√2 से इन्फिनिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 में देखिए क्या बोला जा रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स इज 2√5। तो टेंजेंट इस इलिप्स के लिए खींची जा रही है, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट 9m² प्लस 4। ठीक है, एक प्लस वाली है एक माइनस वाली है, यही तो है दोनों पैरेलल टेंजेंट्स। ठीक है, एक दूसरी ये, ठीक, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, इसके में से इसको हटा दो, 2√9m² प्लस 4 डिवाइडेड बाई √m² प्लस 1। ठीक, तो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस, एंड दिस इज कमिंग आउट एज 2√5। दिस इज 2√5, 2 से 2 साफ, स्क्वायर कर लें, 9m² प्लस 4 इज इक्वल टू 5m² प्लस 5। सो 4m² इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 में देखिए क्या बोला जा रहा है, दो कोनिक्स हैं इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, इंटरसेक्शन अगर हो रहा होगा तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके देखें। x² की जगह हमने रख दिया -a/b/y डिवाइडेड बाई a²। पहले वाली इक्वेशन में रख दिया मैंने सेकंड वाले को, x² की जगह पे -a/b/y -y² इज इक्वल टू 1। So this is -y/ab -y² is equal to 1। So यहाँ पे आप लिख सकते हो +1 is equal to 0। ठीक है, तो LCM लो तो क्या बनेगा, b² a, तो by हो जाएगा और यहाँ पे आपका ay² हो जाएगा और प्लस ab² हो जाएगा। ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। सो ay² प्लस by प्लस ab² शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसके आपके पास सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करने चाहिए। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि d कैसा हो आपका, ग्रेटर देन 0 हो, है ना, ये रिक्वायरमेंट होगी। तो अब यहाँ पे अपन क्या देख सकते हैं कि b² -4 इंटू a इंटू ab², ठीक है, शुड बी पॉजिटिव। सो b² कॉमन, 1 - 4a² शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये तो पॉजिटिव है ना, इसी को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ कि 4a² इज लेस देन 1। सो a लाइज इन बिटवीन -½ एंड +½ ठीक है, ये आ रहा है b² -4a² b²। तो a आपका अगर 0 से ½ के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कहा गया कि T1 पॉइंट पे हमने नॉर्मल खींचा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में और उसने T2 पे इंटरसेक्ट किया। तो ये भी आपको थ्योरी में लिखा गया है कि T2 क्या होता है, -1/T1³ होता है। तो वही पूछा जा रहा है कि T1³ इंटू T2 कितना होगा, -1। बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला गया, कोफिशिएंट ऑफ 1/x इन द एक्सपेंशन। ये देखिए क्या लिखा है, 1 + x की पावर है, यहाँ पे 1 + x की पावर n अपॉन x की पावर n, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली 1 + x raised to power 2n
डिवाइडेड बाई एक्स की पावर n, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई एक्स। ठीक है, तो x की पावर n यहां पे है, अगर ऊपर हम x की पावर n माइनस 1 निकालेंगे, ठीक है, समथिंग इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तब हमें इफेक्टिवली क्या मिलेगा, 1 बाई एक्स मिलेगा। ठीक है, नीचे x की पावर 3 है तो ऊपर x स्क्वायर खोजना पड़ेगा ना, तभी तो 1 बाई एक्स बनेगा। तो वैसे यहाँ पे आपको क्या खोजना है, 1 प्लस एक्स की पावर 2n में x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट विच इज कमिंग आउट एज 2n cn माइनस 1। ठीक है, 71 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आते हैं। इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, तो अगर आप देखो यहाँ पे इसके फैक्टर्स करने की कोशिश करो, 2x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस xy माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो 2x माइनस y x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो 7 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो 7 इंटू 1, 1 इंटू 7, माइनस 7 इंटू माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 7, ये हो सकते हैं। तो अब ये केसेस आपको डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो कर लेते हैं अपन डिस्कस। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, क्या बनेगा, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने सेकेंड वाले को और डिफरेंस ले लिया, तो माइनस 5y हो जाएगा और 5 हो जाएगा, तो y की वैल्यू माइनस 1, x की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो हाँ इंटीग्रल सोल्यूशन मिल रहा है। फिर उल्टा कर लें, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐड कर लो, तो 5x है ना, और 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, है ना, पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसमें ऐड कर ले रहे हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आपका, ये सही आया है ना, x इज इक्वल टू 9/5 आ रहा है। ठीक है, और y फिर सिमिलरली कितना आ जाएगा, 13/5, तो ये तो काम का नहीं रहा, रिजेक्ट हो गया, तो एक सोल्यूशन ये पॉसिबल हुआ। अभी इसी तरीके से इन दोनों में भी देख लो, वहां से देख लो कितने टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। 72 में देखिए क्या कहा गया, ABC में एक रिलेशन दिया गया है, 2 cos B निकालना है, तो थोड़ा सा अगर एडजस्ट करके देखो इसको, तो a स्क्वायर 4b स्क्वायर के साथ तुम 4ab चिपका सकते हो, और एक a स्क्वायर बचा हुआ है, एक c स्क्वायर बचा हुआ है, उसके साथ 2ac चिपका सकते हो, तो a माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दो स्क्वायर्स का सम 0 कैसे हो सकता है, जब दोनों ही 0 हो, है ना। ठीक है, इतनी बात, तो a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू c, नाउ यू हैव टू फाइंड cos b, cos b इज व्हाट, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac, है ना, इसको मैं k मान लेता हूँ सबको, है ना, तो a की जगह k रख दो, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और b स्क्वायर कितना हो गया, k/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू k स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से cos b आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एडजस्ट आपका करना इंपॉर्टेंट था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक पॉइंट की सर्कल से पूछी है, कितनी होती है यार, एक पॉइंट है 2,-7 और सेंटर है सर्कल का 7,5, रेडियस कितनी है, तो 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 74, और इधर से 15 है इसकी रेडियस। ठीक है, तो सर्कल के लिए अगर देखें तो पॉइंट जो है हमारा, पॉइंट तो सर्कल के अंदर ही लाई कर रहा है ना, तो 2,-7 जो है तुम्हारा, मान लो कहीं यहाँ पे होगा 2,-7। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस मिनिमम हमें देखनी है सर्कल से। ठीक है, तो ये देख सकते हो CP कितनी डिस्टेंस है, CP भाई मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है, CP माइनस R का मॉड, तो CP इज 13, है ना, और R इज 15, सो मिनिमम डिस्टेंस इज 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74, नंबर ऑफ रैशनल और इरेशनल टर्म्स इन x की जगह एक तरीके से देखें ये है, y की जगह पे ये लिखा है 3 की पावर 1/3 है आपका z, और पावर में 6, है ना।
तो आपके पास टर्म्स कैसे आएंगे, 6 फैक्टोरियल बाई अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, 1 की पावर में अल्फा, 2 की पावर में क्या आ जाएगा, बीटा बाई 2, और 3 की पावर में आ जाएगा बीटा बाई 3, है ना। अल्फा बीटा गामा तो कैसे होंगे आपके, 0 से 6 के बीच के इंटीजर्स होंगे, यही है ना। अल्फा बीटा गामा का सम कितना होना चाहिए, 6 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देख लो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो अल्फा को, अच्छा बीटा को 3 रखना पड़ेगा, सॉरी गामा को 3 रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक दिस रैशनल। तो गामा इज 3, दैट टाइम बीटा इज 2 एंड अल्फा इज 1, दिस विल वर्क। सिमिलरली गामा इक्वल टू 3 हो, बीटा इज इक्वल टू 0 हो, अल्फा इज इक्वल टू 3 हो, ये भी काम करेगा, है ना। अब गामा इक्वल टू 0 हो जाए, बीटा इज इक्वल टू 2 हो जाए, है ना, और अल्फा आपका 4 हो जाए, ये भी काम करेगा। अल्फा कैसे डिसाइड कर रहे हैं, सो दैट कि इन सबका सम 6 रहे, क्योंकि सम 6 होना चाहिए मल्टीनोमियल के लिए। बीटा इक्वल टू आपका 2 हो सकता है, हाँ नहीं, बीटा इक्वल टू 2, गामा इक्वल टू 3 ले चुके हैं अपन। और क्या हो सकता है, अच्छा गामा इक्वल टू 6 भी ले सकते हो, गामा को 6 लिया, बीटा को 0, यहाँ अल्फा को 0, ठीक है। बीटा को 4 लिया, गामा को 0 कर दिया, अल्फा को 2 ले लिया, तब भी चलेगा। बीटा को 6 लिया, अल्फा को 0 लिया, गामा को 0 लिया, तब भी चलेगा, है ना। और कोई पॉसिबिलिटी यहां से बन सकती है क्या, अच्छा अल्फा को ही 6 रख लें, है ना, बाकी ये बीटा गामा 3 दोनों को 0 कर लें, ये भी होगा। तो ये टोटल आपके पास 7 रैशनल टर्म्स बन जाएंगी। तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इज 7, जो कि इन केसेस में बनेंगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, n प्लस r कितने हैं, 4 माइनस 1 c 4 माइनस 1, तो 9c3 इतने टोटल टर्म्स होते हैं, ठीक है। उनमें से 7 जो है रैशनल है, तो बाकी इररेशनल है, तो ये इररेशनल हो गए। रैशनल कितने हुए, रैशनल इज 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, अर्थक्वेक, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, ये अर्थक्वेक के लेटर्स से आपको 4 वर्ड्स के परमुटेशन क्रिएट करने हैं। तो 4 वर्ड्स कैसे हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग केसेस लें, ठीक है। केस 1, ठीक है, फर्स्ट केस लिया, जबकि हमने चारों डिस्टिंक्ट यूज किए, ऑल 4 डिस्टिंक्ट, तो चारों अल्फाबेट्स आपके डिस्टिंक्ट हैं, मतलब EARTH, है ना, QUK, कितनी चीजें हैं आपके पास, 3, 3, 6, 2, 8 वैरायटीज हैं। 8 वैरायटीज में से कोई भी 4 वैरायटी चूज कर लें, सपोज H, Q, E और R चूज कर लिया, तो अब इन चारों का परमुटेशन कितना होगा, 4 फैक्टोरियल, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है कि 2 अलाइक, 2 डिस्टिंक्ट, 2 एक तरीके के हों और 2 अलग अलग हों, मतलब सपोज 2 A उठा लिए आपने, R और H को उठा लिया, चाहे 2 A उठा लिए, एक E एक R को उठा लिया, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने बनेंगे, तो आपके पास आ गया कि आप सबसे पहले तो चूज करो कि 2 अलाइक कहां से लेोगे। तो 2 अलाइक लेने के लिए आपके पास TH, Q, U ये सब थोड़ी ना है। 2 अलाइक या तो आप E का ले सकते हो या तो A का, तो 2 अलाइक चूज करने के 2C1 तरीके, ठीक है। मान लो डिसाइड कर लिया कि 2 A यूज करने वाले हैं, तो E तो अब अवेलेबल है ना तुम्हारा डिस्टिंक्ट के सिलेक्शन के लिए, तो ERTHQUK, ठीक है। 7 अभी भी बचे हुए हैं वैरायटीज, इन 7 में से कोई भी 2 चूज कर ले, ठीक है। तो मान लो ऐसा आ गया AA, E और R, ये सेलेक्ट होके आ गए, अभी सिलेक्शन हुआ है। परमुटेशन कितने तरीके से होगा, तो 4 चीजें हैं टोटल, जिसमें से 2 अलाइक हैं, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 3 अलाइक, इसका तो कुछ स्कोप है नहीं, क्योंकि कोई भी 3 चीजें तो अवेलेबल ही नहीं है। फिर आ गए अपन 4 डिस्टिंक्ट हो गए, 2 डिस्टिंक्ट हो गए, है ना। और क्या हो सकता है, 2 अलाइक, 2 अलाइक, 2 अलाइक, 2 अलाइक, मतलब
दो ई यूज कर लें, दो ए यूज कर लें, यही एक तरीका है भी, और तो कुछ है नहीं डबल। तो 2e मतलब यही है ना, ई ए ए है ना, इनसे क्या क्या बन सकता है, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, है ना। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, तो चारों डिस्टिंक्ट की हो गई, दो अलाइक हो गए, 3 अलाइक हो नहीं सकते, है ना, चारों अलाइक हो नहीं सकते, तो इन सब का जो सम होगा वही आपका ABCD नंबर है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पेपर आपका डिफिकल्ट है, ठीक है। इसमें अगर आप देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 75 ओके, बट क्वेश्चन नंबर 72 आपका टफ क्वेश्चन था न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में से अगर देखें, ठीक है। और कुछ हद तक 68 को कह सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 65 में, बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ Q, दिस वाज गुड। एंड नेक्स्ट अगर देखें आप 63, 62 ये आपके टफ क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 60 आपका टफ था, ठीक है। 59 वाज आल्सो टफ, 56 वाज आल्सो टफ, है ना, 53 वाज आल्सो टफ। तो ये आपके थोड़े से टफ क्वेश्चंस थे, पेपर वाज ऑन डिफिकल्ट साइड।